हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है मोशन इन अ प्लेन के एमसीक्यूज। भाई इससे पहले मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है और बाकी के चैप्टर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन वाइज आपको सारे वीडियोस मिल रहे होंगे। तो भाई साहब कहानी मोशन इन अ प्लेन की होगी। अब मोशन इन अ प्लेन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे टू डायमेंशन आ जाता है। बेटा टू डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब कुछ आता है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है क्योंकि इस सेशन में दोनों के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको कुछ क्रिएटिव वे में भी सोचना पड़ेगा कुछ सवालों में। तो भाई मजा बहुत आने वाला है। पेन और पेपर जरूर लेके रखना साथ में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई जरूर करना क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को with the very first question, and the question says if a particle move in a circle describing equal angles in equal interval of time, then the velocity vector remains constant, changes in magnitude, changes in direction, changes both in magnitude and direction। बेटा एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है और मूव करते करते वो इक्वल एंगल कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और वो इक्वल एंगल कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो वेलोसिटी वेक्टर का क्या हाल होगा ये आपको बताना है। बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना, यानी कि सर अगर मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करता हूं और अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर कवर करता हूं, यानी कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट। ओ समझ गया मैं बात को, है ना। देखो भाई बात तो साफ है कि अगर पहले 1 घंटे में हमने 20 किलोमीटर कवर किया, अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर कवर किया और उससे अगले 1 घंटे में भी हमने 20 किलोमीटर ही कवर किया, यानी कि हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और बेटा जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम प्यार से कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन साहब यहां पे कहानी है सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में ऐसे सीधा सीधा नहीं जाते, है ना। सर्कुलर मोशन में ऐसा सीधा सीधा नहीं जाते भाई। सर्कुलर मोशन में तो सर्कल के अलोंग घूमते हैं। तो पार्टिकल ने क्या किया बेटा, यहां से चलना शुरू किया साहब, है ना। मान लीजिए इतना इलाका उसने कवर किया किसी टाइम टी में, यानी कि दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। ए से बी जाता है इन टाइम टी, अगले टी टाइम में वो जाता है बेटा बी से कहां पे? सी पे। और अगले टी टाइम में बी सी से कहां आता है वो? डी पे। यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल एंगल को कवर कर रहे हैं। यही बात है बेटा, इक्वल एंगल कवर किए जा रहे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंगल कितना? 90 डिग्री का दिखता है आपको, π/2। एंगल कितना? π/2। एंगल कितना? π/2। तो भैया इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर हो रहे हैं यहां पे। ये तो चलो मैंने π/2 का सिनेरियो ले लिया, आप तो कुछ भी ले लो। अरे आप अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार कुछ भी ले सकते हो। π/2 समझना आसान है इसलिए मैंने ले लिया। तो देख बेटा पार्टिकल चला ए से, पार्टिकल चला ए से, सर जी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सर बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है कि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड v जो है सेम रहेगी। हर पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी, हर पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी, यानी कि उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है। बट सर इट इज अ सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में आप देख रहे हो डायरेक्शन बदल रही है। तो डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। यहां तो आप ठोक के बोलते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि साहब वेलोसिटी बोलने का तात्पर्य है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहती है। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदल जाती है लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। तो अगर वो बोलता है कि इक्वल एंगल कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो दैट मींस डायरेक्शन बदल रही है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है ना। हलवा सा सवाल। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा सबको, छाप भी लिया होगा सबने, डायग्राम बना लिया करो, काफी हो जाता है वही, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, हमारे अगला सवाल देखते हैं चल के। और अगला सवाल हमसे बोलता है a ball is thrown with the velocity of u making an angle of theta with the horizontal. Its velocity vector is normal to the initial velocity vector u after a time interval of। एक
बॉल को आपने फेंका, एक बॉल को आपने फेंका u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। कितने समय के बाद इसकी वेलोसिटी u के परपेंडिकुलर होगी? समझो बात को। कितने समय के बाद, मान लीजिए भाई हम ऐसे सिचुएशन पे आ जाए जहां पे पार्टिकल यहां पे पहुंचा, यहां पे उसकी वेलोसिटी v आ रही है। बेटा u आपका ऐसे था, याद आ रहा है, और v ऐसे है ना। u आपका देखो, अच्छा थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं u को मैं, ठीक है बेटा। u आपका देख रहे हो किस डायरेक्शन में था, v आपका इस डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वाली वेलोसिटी, और यहां पे दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। एक तरफ है इनिशियल वेलोसिटी, एक तरफ फाइनल वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये समय बताइए किस समय पे होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये समय बताइए किस समय पे ऐसा होगा कि यहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो नॉर्मल मतलब बेटा परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना। तो ऐसे घबराना मत ऐसे शब्दों को देख के। You have to find the time interval after which the velocity vector is perpendicular to the initial velocity. Velocity vector initial velocity के perpendicular किस टाइम पे होगी ये आपको बताना है बेटा। ओहो, जमीन पे नहीं गिरी है गेंद अभी, ये मत सोचना कि सर गेंद जमीन पे गिर चुकी है, ना 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 ना, हवा में है बॉल अभी, ग्राउंड पे नहीं गिरी, हवा में है बॉल अभी, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? हो गया, किया ट्राई। देखो भाई क्या होता है कि जब भी हम ऐसी चीजों को सॉल्व करते हैं तो हम समझते हैं कि सर यहां पे तो वाई एक्सिस होता था, और हम ये भी समझते हैं कि इधर कहीं पे एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस यानी कि यू का कंपोनेंट किया जाए तो एक तो कंपोनेंट इधर आ जाएगा बेटा, गिवन बाय यू साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा गिवन बाय यू कॉस थीटा, क्या बात है। ये वेलोसिटी v, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट कहलाएगा vx, एक कंपोनेंट कहलाएगा vy। मेरी बातें समझ आ रही होगी आपको। अच्छा अब देखो भाई, होता यूं है कि vy वहां पे मैंने बना दिया, vy को मैंने वहां पे ऐसे नेगेटिव में बना दिया। तुम भी भावनाओं को समझते हो, कहानी क्या होती है, अभी इतने ज्यादा फ्लो में मत चल जाना चीजों को लेके, ठीक है। ये हमें इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, तो अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए कि सर माइनस का वी तो मैं ऐसे अनुमति नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि कहां पे जाके ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के परपेंडिकुलर, मैं नहीं जानता हूं कहां हो रहा है। तो अगर आप लोग दिमाग लगा के सोचो कि सर वी नेगेटिव है तो उसको माइनस में लिखोगे, तो इसके लिए अभी मैं इतनी परमिशन नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। at t equals to 0 initial velocity can be written as u cos theta I cap plus u sin theta j cap, ठीक है। ये तो चलो मैंने डायग्राम बना दिया आपको फील के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहीं पे होगी ये परपेंडिकुलर। मुझे नहीं पता वेलोसिटी परपेंडिकुलर कहां हो जाए भाई, मैं नहीं जानता हूं थीटा कितना है, समझो। जब तक मैं थीटा नहीं जान सकता मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहीं पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। क्या पता साहब थीटा ज्यादा हो जाए तो यहां परपेंडिकुलर हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो। अगर थीटा का वैल्यू चेंज हो जाए तो ये यू का डायरेक्शन बदल जाएगा, और यू का डायरेक्शन बदलने से ये पोजीशन भी बदल जाएगी। तो अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि सर वी वाई नेगेटिव होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये पूरी कहानी थीटा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक जनरल फॉर्म में है बेटा। तो जनरल फॉर्म में हमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा यहां पे कुछ चीजों को, जैसे कि थीटा मैं नहीं जानता हूं 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, मैं क्या जानूं सर। अच्छा मान लो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो बेटा थीटा 90 डिग्री होगा तो बॉल को ऊपर फेंका जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी यहां पे परपेंडिकुलर आती है, वो सिचुएशंस अलग बन जाती है। थीटा को अगर बहुत कम एंगल पे फेंको ऐसे करके, फिर तो उस केस में परपेंडिकुलर वेलोसिटी कहीं और बनेगी। मतलब अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बातें हैं। वैसे तो खैर थीटा यहां पे 90 नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा 90 होते प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बनेगा वो,
लेकिन जस्ट कहने वाली बात है बेटा कि मैं ऐसा नहीं कि यहीं पे ही आपको इसको परपेंडिकुलर करना है, पूरे पाथ में कहीं भी हो सकता है। जब हमें थीटा पता होगा तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। जब तक थीटा नहीं जानते तब तक ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा आप लोग कि सर ये देखो ना वी वाई नेगेटिव में तो तुम माइनस में बना दो उसको, नहीं मत करना ऐसा, ठीक है। ये तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये तो सॉल्व किया आपने। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे वेलोसिटी देखें तो v वेक्टर को लिखा जाता है बेटा कितना, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस का gt इंटू जे कैप। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? सर जी सिंस देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस तो vx इज इक्वल टू ux प्लस का ax इंटू टी करने से आपको जो मिलता है वो है कि vx जो है वो ux के बराबर ही होगा। तो किसी भी टाइम t पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो तो सेम रहेगा, ay जो होता है वो माइनस का g होता है, तो vy को लिखा जाएगा uy प्लस का ay इंटू टी, तो कैन बी रिटन एज u साइन थीटा माइनस का gt। इसलिए बेटा vy की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, u साइन थीटा माइनस का gt j कैप, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइंड किसी टाइम t पे वेलोसिटी। मुझे तो बताना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो इनिशियल वेलोसिटी के, वो टाइम क्या है, तो मुझे टाइम बताना है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, किसी टाइम t पे वेलोसिटी ये है बेटा। और दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो क्या मतलब है उसका, सर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। खुद समझदार हो, सोचते हो ये सारी बातें कि साहब अगर दो वेक्टर हमें दे दिए जाएं और बोला जाए दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि सपोज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करें तो इसका आंसर बनता है बेटा ए बी कॉस थीटा, एंड इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी तो यहां पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा थीटा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और समझदार लोग जानते हैं कॉस 90 कितना होता है 0। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0। क्या बोलते हो तुम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 0? हाँ हाँ सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें? मैं चाहता हूं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देते हैं, है ना। तो for both velocities to be perpendicular, for both velocities to be perpendicular, v vector dot u vector should be 0। अरे हाँ सही बात है, दोनों वेक्टर मैं चाहता हूं दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो, उसके लिए v डॉट u 0 कर देते बेटा, v की जगह लिख देते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस का gt j कैप डॉट, भैया u की जगह u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, एंड इट शुड बी 0। भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 0। देखो सर v u डॉट प्रोडक्ट की कहानी है कि आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी है बेटा, पता होगा तुम्हें। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई किया तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस का जी टी इंटू यू साइन थीटा शुड बी 0। यहां तक तो बात समझ आती है बेटा।
यू साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का यू साइन थीटा इंटू जी टी, इट शुड बी 0। भाई साहब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जरा यू स्क्वायर को कॉमन निकालो तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का यू साइन थीटा इंटू जी टी, शुड बी 0। ये तो 1 हो गया, तो यू स्क्वायर शुड बी योर यू साइन थीटा इंटू जी टी। साहब यू से एक यू मार दिया जाए, जी साइन थीटा को नीचे लेके आया जाए तो टाइम मिलेगा यू अपॉन जी साइन थीटा। यानी कि वो समय है जहां पे दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यानी कि वो टाइम जहां पे दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और भैया यही तो हमें फाइंड आउट करना था। सो अगर आप चेक करेंगे ऑप्शंस में तो u अपॉन जी साइन थीटा हमें थर्ड ऑप्शन में दिखेगा और यही हमारा सही जवाब होगा। इसलिए बोल रहा था भावनाओं में मत बह जाना, ये मत बोलना कि सर वी वाई को नेगेटिव कर दो ना, तो यहां पे पता चले माइनस का साइन लगा रहे हो तुम लोग। मत करना ऐसा, भावनाओं में मत बहना। जब तक मैं ये नहीं जानता कि एंगल क्या है, मैं नहीं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर कहां होगी। ये तो जस्ट फील के लिए, ताकि तुम्हें समझ आ जाए, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया और यहां पे इसको कंसीडर कर लिया। ये मैंने सोचा है कि हो सकता है यहां हो जाए। असल में यहां पे दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। तो जब तक ऐसी कोई कंपल्शन नहीं आता, हम साइन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। जब तक आपको कंफर्म पता नहीं हो जाता तब तक आप यह साइन वगैरह मत लगा देना पहले से, ठीक है। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, सितारा चाहो तो चमका सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए भाई, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी से, डायग्राम से फील लेने के लिए, ताकि हमें समझ आ सके कि वो कहना क्या चाहता है, इसलिए बनाया था, बाकी और कोई मकसद नहीं है डायग्राम का। हो गया बेटा नोट, ये वाली बातें भी लिख लेना, कर लिए भी नोट, वेरी गुड। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अ बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ओहो, इस बार फिर से उसने यही बोला कि वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर अ टाइम। किस समय के बाद, किस समय पे जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये आपको बताना है। तो ये तो टाइम आप जानते ही हो शायद, वो टाइम आप बहुत अच्छे से जानते हो जब वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। ये वो समय है जहां जब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है। अलग बात है कि इस बार आपको इन्होंने वैल्यूज दे दी साथ में। सो इट इज गिवन दैट u is equals to 8 meter per second and the value of theta is 60 डिग्री। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहां पुट कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। इट इज गिवन बाय 8 डिवाइड बाय g को मैं 10 ले लूं और ये साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 होता है बेटा √3/2, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। भैया 2 पर चला जाएगा, 8 2 16 होते हैं, कैन बी रिटन एज 16 डिवाइडेड बाय 10 √3, यानी कि बन जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 सेकेंड। सो ये है बेटा आंसर जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगा और यही आपका फाइनल आंसर भी है ना। हलवा सा सवाल। तो आज के बाद ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा बेटा, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, इसको सितारा चमका लेना, ठीक है। ये वो समय है जब दो वेलोसिटीज, यानी कि वेलोसिटी किसी टाइम टी पे और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। क्या बोले साहब, ये वो टाइम है जब वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। क्लियर रहेगी बात सबको, कोई शक तो नहीं। बढ़ सकते हैं अगले सवाल पे, आओ जी आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ सर्कुलर डिस्क एंड इट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। बेटा एक सर्कुलर डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस
एट अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 210 आरपीएम, आरपीएम बेटा रोटेशंस पर मिनट हो जाता है, टू 420 आरपीएम ड्यूरिंग 21 रोटेशंस, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी। भाई साहब बड़ा ही शानदार सवाल, जिसमें कि एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली दे रखी है आप लोगों को, कितनी है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी है 210 आरपीएम। बेटा फाइनल वाली दे रखी है 420 आरपीएम। ठीक है, और आपको बताना है थीटा कितना है बेटा, 21 रोटेशंस। तो आपको अल्फा बताना है कितना होगा, और ऑप्शंस चेक करोगे तो अल्फा आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कहानी को आपको रेडियन में कवर करना पड़ेगा। ये तो रोटेशंस में है बेटा, ये पूरी पिक्चर रोटेशंस में है, रोटेशन से आपको रेडियन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो ये है रोटेशंस पर मिनट, बेटा पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इट इज योर 210 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस, यानी एक सेकंड में इतने रोटेशंस इन 1 सेकेंड, दिस इज द रोटेशन जो ये कर रहा है। पर सर एक रोटेशन में जो एंगल कवर किया जाता है वो होता है 2 पाई। खुद ही सोच के देखो, एक रोटेशन में कोई पार्टिकल है यहां से चला, एक रोटेशन किया बेटा, एक रोटेशन में एंगल जो कवर किया जाता है इट इज ऑफ 2 पाई। तो यहां पे वो कितने रोटेशंस कर रहा है, 210 अपॉन 60। तो यहां पे इट कैन बी रिटन एज 210 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बेटा ये जो है रोटेशन पर सेकेंड है, ये कहलाएगा बेटा रेडियन पर सेकेंड। ये रोटेशन पर सेकेंड है, ये रेडियन पर सेकेंड है। रोटेशन से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक रोटेशन में जो एंगल कवर किया जाता है वो है 2 पाई का। सेम कहानी इसके साथ चलेगी बेटा, इट कैन बी रिटन एज 420 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस। पहले तो पर मिनट था, पर मिनट से पर सेकंड में कन्वर्ट करा, और फिर से बेटा इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, इट्स रेडियन पर सेकंड। सेम कहानी यहां पे बेटा, कितना डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, 21 रोटेशन। एक रोटेशन में एंगल कवर किया जाता है 2 पाई, सो 21 रोटेशन में कितना कवर किया जाएगा, 21 इंटू 2 पाई, यानी कि 42 पाई रेडियन। तो पूरी पिक्चर को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और अल्फा फाइंड करना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें सारे टर्म्स आ जाते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है तो आप ये बात जानते हो कि ऐसी कोई तो इक्वेशन होगी जिसमें सारे के सारे टर्म्स आते हैं। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन हो सकती है जिसमें सब कुछ आ जाए? तो मेरे हिसाब से एक इक्वेशन बनती है, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू थीटा। अगर इस इक्वेशन का यूज किया जाए तो मैं अल्फा फाइंड कर सकता हूं इजीली। सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। बेटा यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, अच्छी खासी जगह मिल जाएगी यहां पे मिस के लिए। ओमेगा नॉट विल बी 210/60 इंटू 2 पाई। मैं वैल्यूज लिख लेता हूं बेटा, 210 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई। बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, सो इट विल बी बेसिकली 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या बात है। सिमिलरली ओमेगा के लिए करते हैं, इट इज 420 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 पाई। बाई 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 6 7 42 होता है बेटा, तो इट विल बी बेसिकली 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो नाउ यूजिंग द इक्वेशन, अच्छा थीटा कितना था, 42 पाई है ना रेडियन। तो मैंने इक्वेशन लगाई, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा की जगह 14 का पाई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की जगह बेटा 7 पाई का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा, और थीटा की जगह 42 पाई हो जाएगा। बेटा 14 इंटू 14 196 होता है। अगर हमें याद हो, यहां पे बन जाएगा पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 पाई का स्क्वायर प्लस का बेटा कितना हो जाएगा ये 84 पाई अल्फा। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा बेटा,
फिर 7 से काट दें इन सब चीजों को, बोलो बेटा 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 है ना, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, फिर 2 से काट दीजिए 14 टाइम्स, फिर 2 से काट दीजिए 6 टाइम्स, सो योर इक्वेशन विल बी 14 पाई इज इक्वल्स टू पाई प्लस का 6 अल्फा। पाई इधर जाएगा बेटा, इट विल बी लाइक 13 पाई बाई 6, so alpha will be 13 pi by 6 radian per second square. क्या करें अब फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको? एक मिनट रुको, यहाँ 12 बनना चाहिए था ना यार। ठीक है, 244 96 196 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, सही चल रहे। सो लाइक बेसिकली 13 पाई बाई 6 आ रहा है, पाई की जगह मैं 3.14 ले लूं, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 3 12 होते हैं, 3 1 3 4 होता है, 3 3 9 होता है, 413, सो बेसिकली इट्स 40.82। अल्फा का जो वैल्यू है इट्स 40.82 डिवाइडेड बाय 6। 2 से काट दे 0, क्या बात है, ऐसा हो रहा है, 3 4 12, 3 1 3 4 3 0 9, ठीक है, 4 1 3, ठीक है, 4 8 9 10, बहुत बढ़िया, 2 0 2 4 8 2 2 300। सो 2041 को अगर मैं 3 से काटना चाहूं, सो कितने टाइम्स आएगा, 18, 3 8 24, 1 डॉट लगाएंगे, 3 3 9, सो इट्स बेसिकली 0.683 68.3। ये तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दिया मैंने शायद। लेट मी चेक बेटा, कैलकुलेशन में कहीं पे झोल हुआ है, एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं, कहीं तो कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने, कॉज ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं बनता। मुझे लग रहा है मैंने यहीं पे गलती की है इसमें, है ना, यहीं के कैलकुलेशंस में ही कुछ झोल हो गया है। लेट मी चेक बेटा, ये बन जाएगा 14 इंटू 14 कर ही लेते हैं यार, स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, 4 4 6 5 और 4 और एक, हाँ 196 ही होते हैं, 7 7 जा 49 होते हैं। यहां पे हमने झोल कर दिया था, मैंने शायद 14 लिख दिया था यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा 4 to 84। हाँ मैं समझ गया, झोल यही हुआ था, मैंने बाई चांस उसको 40 लिख दिया था, पाई से पाई मर जाएगा, और अल्फा भी लगा दो यहाँ पे साथ में। अब यार बाकी की बात कैलकुलेशन की है, तो 7 से काट देते हैं, 7 से काटेंगे सर, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और फिर इधर है 7 2 जा 14, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कटेगा फिर ये। सो इट विल बी 28 पाई इज इक्वल्स टू 7 पाई प्लस का 12 अल्फा। हाँ मैं वही सोचा था यार, इससे ज्यादा खतरनाक क्या चीज हो सकती है। तो चलो भाई, इसके आगे की कहानी क्या बनेगी, अब ये 7 पाई इधर आएगा और फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो देखो भाई क्या आंसर आता है इसका। सही जा रही है अब कहानी? Three 7s are 21, 3 4s are 12, so it will be like 7 pi by 4। वही एक बार के लिए तो पाई को आप 3 भी लिख दोगे तो भी बात बन जाएगी, है ना। चलिए फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, पाई की जगह 3.14 लिख के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4s are 28 होते हैं, 4 7 7 8 9 होता है, 21.98। तो बेटा जी अल्फा जो बनता है 21.98 डिवाइडेड बाय 4। देखो भाई अब क्या होता है ना कि 21.98 कौन सॉल्व करने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा राउंड ऑफ करके
इसको 22 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगा और ऑप्शन भी इजीली मैच कर जाएगा बेटा। 21.98 को आपने क्या किया, 22 लिख दिया बेटा, चलता है, और इसको सॉल्व करने पे 11/2 यानी कि 5.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 5.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको मिल रहा है ये वाला ऑप्शन। सो यही है आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी। सिंपल से अप्रोच थी, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको रोटेशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो भैया 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, और जब आपको रेडियन से रोटेशन में आना है तो 2 पाई से डिवाइड कर देना। मेरी बात समझ गए हो? रोटेशन से रेडियन में जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, रेडियन से रोटेशन में आना है तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, बस। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? तो सिंपल सा रिलेशन है बेटा, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल कवर किया जाता है। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल को कवर किया जाता है। तो जितने रोटेशन होंगे उतने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको उतने एंगल मिल जाएगा बेटा, कितना एंगल रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें छाप ली आप लोगों ने, ये भी छाप लीजिए जल्दी से। हो गया बेटा नोट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है हम लोगों से, A stationary wheel starts rotating about its own axis। बेटा एक स्टेशनरी व्हील है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई इसकी। अब ये स्टार्ट करता है अबाउट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ द व्हील कंप्लीट्स 50 रोटेशन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, देन द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द व्हील इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। अब अगर आप ये दिमाग लगा रहे हो कि सर 2 सेकेंड में, अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया कि साहब 2 सेकेंड में इसने अगर 50 रोटेशन कंप्लीट किए हैं, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में वो जो कंप्लीट करेगा वो कितने हो जाएंगे बेटा? 50 रोटेशन और, है ना? अगर बच्चा ये दिमाग लगाता है तो बिल्कुल घटिया बात है बेटा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारी बातें तब वैलिड होती है व्हेन यू हैव द कांस्टेंट स्पीड। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है कहानी में। तो ये वाली बातें ऐसे मत करना कि भैया अगर 2 सेकंड में 50 रोटेशन किए तो अगले 2 सेकंड में और 50 रोटेशन कर देगा। ऐसी बातें तब वैलिड होती है व्हेन यू हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पे जब चीजें कांस्टेंट में नहीं है तो हम ऐसा दिमाग नहीं लगा सकते। तो फिर कैसा दिमाग लगाएंगे सर इसमें? तो पहली बात आपको दे रखा है कि यहां पे ओमेगा नॉट यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है भाई। सेकेंड बात बोली भैया, तो t इक्वल्स टू 0 से अगर मैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक बात करता हूं, कहां से कहां तक बेटा? पहले 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं। पहले 2 सेकेंड के लिए जब हमने डिस्कशन किया तो यहां पे t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक की बात करूं तो यहां पे 50 रोटेशंस किए हैं भैया। अच्छा, और इस 50 रोटेशंस के लिए भाई कितना एंगल कवर किया है ये भी तो पता चले। तो ये जो 50 रोटेशंस में एंगल कवर किया है, इट इज गिवन बाय 50 इंटू 2 पाई, बोले तो 100 पाई रेडियंस एंगल कवर किया गया। सो कितना एंगल कवर किया बेटा? 100 पाई रेडियन एंगल को यहां पे कवर किया गया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। अब वो आपसे जो पूछ रहा है वो है कि नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय इट इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स। बेटा पहले के 2 सेकंड हो चुके, अगले 2 सेकंड में कितना एंगल कवर कर रहा है ये आपको बताना है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 सेकंड में एंगल कवर किया गया θ1। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेकंड्स में जो एंगल कवर किया गया वो है θ1। इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स, इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स लेट एंगल कवर्ड बी θ2। अगले 2 सेकंड में जो एंगल कवर किया गया वो मान लीजिए θ2 हो गया साहब। पहले 2 सेकंड में एंगल कवर किया गया θ1, अगले 2 सेकंड में एंगल कवर किया गया θ2। नाउ कंसीडरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, बेटा हम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स के लिए क्यों डिस्कस करेंगे भाई यहां पे कहानी को? देखो भाई सीधी सी बात है, पहले 2 सेकंड फिर अगले 2 सेकंड को भी कंसीडर कर ले। तो सर 0 से क्यों शुरू कर रहे हो? 0 से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है हमारे पास, तो हमारा काम आसान हो जाएगा इसमें। मेरी बात समझ रहे हो?
हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, इसलिए मैं t इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रहा हूं। पहले 2 सेकेंड्स, फिर अगले 2 सेकेंड्स, 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अब कहानी को 0 से 4 सेकेंड्स के लिए बात करेंगे। ये कुछ ऐसी वाली कहानी होगी कि समझना बात को थोड़ा सा। ये कोई पार्टिकल है बेटा, ये कोई पार्टिकल है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था भैया। 2 सेकेंड में पार्टिकल ने यहां पे जो एंगल कवर किया दैट विल बी, मान लो θ1 है, मान लिया सर हमने θ1, तो इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंगल कवर्ड विल बी θ1। अगले 2 सेकेंड में जो इसने एंगल कवर किया, अगले 2 सेकेंड में जो इसने एंगल कवर किया वो है θ2। तो बेटा जी अब कहानी को मैं t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 तक लेके जाऊंगा। सो टोटल एंगल कवर्ड विल बी, बोलो बेटा, टोटल एंगल कवर्ड विल बी θ1 प्लस θ2। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। मेरी बात को समझ रहे हो बेटा? पहले 2 सेकेंड्स में एंगल कवर किया θ1, अगले 2 सेकेंड्स में एंगल कवर किया θ2। तो मैं 0 से लेके 4 सेकेंड्स की बात करूंगा अब सीधी। और ऐसी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे वेलोसिटी पता है कितनी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। यहां की एंगुलर वेलोसिटी मुझे नहीं पता, यहां की एंगुलर वेलोसिटी मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे बता दूं इसके बारे में? अब सर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो एंगुलर वेलोसिटी को लेके? क्योंकि बेटा जी वो मांग रहा है नंबर ऑफ रोटेशंस, वो मांग रहा है नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशन बताने हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। एक इक्वेशन मेरे पास आती है बेटा जो इसमें मेरी मदद कर सकती है, वो है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। भाई साहब ओमेगा नॉट 0 होने की वजह से ये इक्वेशन तो खत्म हो चुकी है। नाउ वी आर लेफ्ट विद थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो कहानी रहती है वो रहती है थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर की। तो समझ ले बात को बेटा कि यहां पे θ1 पुट करेंगे, t की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। यही अल्फा यहां पे काम आएगा, ठीक है? तो इसके लिए सॉल्व कर लें कहानी को। चलो बेटा जी इसके लिए सॉल्व करते हैं कहानी को। एंड जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा? θ1 शुड बी इक्वल्स टू हाफ अल्फा। बेटा t की जगह 2 लिख दूं मैं अब? देख ले बेटा, θ1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा। बेटा θ1 एंगल कब था? स्टार्टिंग के 2 सेकंड्स में। θ1 एंगल कवर किया था स्टार्टिंग के 2 सेकंड्स में। सो θ1 को लिखा हाफ अल्फा 2 का स्क्वायर। तो θ1 तो 100 पाई हो गया सर, कोई बात नहीं। हाफ अल्फा और बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है। सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 100 पाई। भाई 2 से 2 मर जाएगा, हाँ। so 2 अल्फा इक्वल्स टू 100 पाई, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 50 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब इसी अल्फा का प्रयोग हम करेंगे कहां पे? इस वाली इक्वेशन के लिए। सो इस वाली इक्वेशन के लिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने बोला साहब θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल्स टू हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर। भैया टाइम कितना है यहां पे? 4 सेकेंड्स का। यहां टाइम कितना था? 2 सेकेंड्स का। भाई समझते हो ना? यहां पे जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना? 0। तो हाफ अल्फा, यहां टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड्स का, तो 4 का स्क्वायर। भाई θ1 की जगह पे 100 पाई प्लस का θ2 शुड बी इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा अल्फा कितना निकाला हम लोगों ने? अल्फा कितना निकाला? 50 पाई। पुट कर दो उसको वहां पे। तो यहां पे लिखोगे 50 पाई इंटू 4 4 जा 16, 2 8 जा 16। सो बेटा जी θ2 आपका जो बनेगा वो बनेगा कितना? 8 5 जा 40 होता है बेटा। 8 5 जा 40, 40 इंटू 0 10, 400 पाई। ये 400 पाई बन जाएगा बेटा इसको सॉल्व करोगे तो। और यहां से 100 पाई उठ के उस साइड चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 100 पाई बोले तो 300 पाई। सो θ2 बनेगा 300 पाई। अब सर ये है रेडियन में, ये है रेडियन में। रेडियन से आपको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ रोटेशंस में। तो क्या आप जानते हो रेडियन से रोटेशन में कन्वर्ट करना? सर एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो एक रेडियन में हो जाएगा कितना?
1/2 पाई रोटेशंस। भैया एक रोटेशन में जो एंगल कवर किया जाता है 2 पाई रेडियन होता है, तो एक रेडियन एंगल में कितने रोटेशंस कवर किए जाएंगे? 1/2 पाई। ये देखो बेटा, इसको 1/2 पाई से डिवाइड करोगे तो यहां से आपको आंसर मिलेगा θ2 टू बी 150 रोटेशंस। बेटा इस इक्वेशन को 2 पाई से डिवाइड करोगे तो रोटेशंस मिलेंगे 150, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? सबसे पहले हमने क्या बोला, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेकंड्स में एंगल कवर किया गया θ1 विच इज 50 रोटेशंस। मैंने देखा कि साहब यहां पे अच्छा लगेगा अगर रेडियंस में कन्वर्जन हो जाते तो मैंने इसका रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि अल्फा मुझे रेडियन में मिलता है। अब देखो θ1 आ चुका है बेटा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। ये वाली इक्वेशन लगाई मैंने, θ1 की जगह 100 पाई इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी की जगह 2 सेकंड्स बेटा पुट कर दिया। इसको यहां पे सॉल्व किया है तो अल्फा 50 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 25 रोटेशंस पर सेकंड स्क्वायर। चाहो तो रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर में भी सॉल्व कर लो, लेकिन क्या होता है ना, देखो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है फिर ऐसे, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। बाकी देखो इसको सॉल्व करने का फास्ट तरीका भी है कि मैं इसको यहां पे 50 पाई ना लिख के, यहां पे पाई से ना कन्वर्जन करके मैं सीधा रोटेशन में भी सॉल्व कर सकता था इसको। तो वो आपकी इच्छा श्रद्धा है, चीजें आसान रहे इसलिए हम इसको तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब क्या बोला है, इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स लेट्स से द एंगल कवर्ड विल बी θ2। पहले के 2 सेकंड में एंगल कवर किया गया θ1, अगले 2 सेकंड्स में एंगल कवर किया गया θ2। तो बेटा कहानी को मैं t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कहां जा चुके हैं, अब 4 सेकंड्स पे आ चुके हैं। सो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे अब कहानी को हम लेके जाते हैं। तो यहां से θ विल बी θ1 प्लस θ2 बेटा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कितना कवर किया गया, θ1 प्लस θ2, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। सो θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल्स टू हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर। भैया θ1 की जगह 100 पाई प्लस θ2 इक्वल्स टू हाफ अल्फा की जगह 50 पाई, 4 का स्क्वायर सॉल्व करोगे बेटा, इसको सॉल्व करने से 400 पाई बनता है, इसको सॉल्व करने से 400 पाई मिलता है। तो यहां से θ2 विल बी 400 पाई माइनस का 100 पाई, दैट विल बी 300 पाई। सो θ2 हो जाएगा बेटा 300 पाई रेडियन। अब ये तो हमने चलो भाई पाई के टर्म्स में, रेडियन के टर्म्स में कन्वर्ट किया था, आप सीधा रोटेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन से फिर से रोटेशन में कन्वर्ट किया तो 150 रोटेशन आ रहा है, ये हमारा आंसर फाइनल यहां पे आ जाएगा। देखो कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभार, चलो ये तो क्वेश्चन कंप्लीटली रोटेशंस में था, लेकिन कभी कभार जैसे पिछले सवाल आपने देखे थे वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन में आता है, एंगल को रोटेशन में दे देता है, एंगुलर स्पीड को रोटेशन में दे देता है, तो वो चीज मत करना, फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं पहले पूरा फैक्टर, पूरे चीजों को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, उसके बाद फिर मैं उसको रोटेशंस में लेके जाता हूं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों को कि कहां पे रेडियन और कहां पे रोटेशन की पिक्चर को लेके चलना है अपने को। तो इसको छाप लीजिए बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया सबने ये सारी बातें, समझते हो बात को? चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज। बेटा यहां पे मैक्सिमम हाइट जो हम रीच कर रहे हैं उसका और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर जो है, इसका रेशियो कितना आएगा ये आपको बताना है। प्रोजेक्टाइल की कहानी है बेटा, प्रोजेक्टाइल में अभी उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, यानी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को कंसीडर किया जा सकता है। और उस केस में मेरे बच्चे आप यहां पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताओगे? पार्टिकल को फेंका थीटा एंगल से, ये पार्टिकल गया 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 नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो समझते हो तुम लोग सभी लोग, इट इज गिवन बाय नथिंग बट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, यहां पे अगर ये u स्पीड से फेंका जाए तो सो इट इज गिवन बाय 2u sin थीटा अपॉन g। बेटा यहां पे सिमिलरली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको याद हो, इट इज गिवन बाय u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये होती है बेटा मैक्सिमम हाइट। इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। सो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, और इन दोनों का आपको अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। करो यार, ट्राई तो करो, देखो तो सही। पहले तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं,
सो टी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर हो गया। अब एच मैक्सिमम और टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर का रेशियो निकालना है। सो द रेशियो इज सिंपली गिवन बाय एच मैक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो इट विल बी बेसिकली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। हाँ जी भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मर जाएगा, एक जी से एक जी मर जाएगा। सो एच मैक्स का और टी स्क्वायर का जो रेशियो है बेटा, इट कैन बी रिटन एज नथिंग बट 1/8 डिवाइडेड बाय जी, यानी कि कैन बी रिटन एज जी बोले तो 10 डिवाइडेड बाय 8। अरे जी का वैल्यू 10 ले लो यार, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, जी चला जाता है ऊपर, जी का वैल्यू हो जाता है 10, तो इट विल बी 10/8, यानी कि 2 से 5 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, रेशियो विल बी 5/4। सो 5:4 का रेशियो आपको मिलेगा यहां पे ऑप्शन ए में। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, यही आपका सवाल है। बड़ी सिंपल सी अप्रोच थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था यहां पे, है ना। समझदार हो, समझते हो, आगे बढ़ सकते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। तो चलो भाई आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ स्टेशनरी व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर टू एक्वायर एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, देखो फिर से एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में दे दिया और एंगुलर वेलोसिटी 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट दे दिया और आपसे नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। तो बेटा यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आरपीएम जो है इनको रेडियन में कन्वर्ट करके बाद में फिर से कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्जन रेडियन में कर लेना, वो उसमें सॉल्व कर लेना, चीजें आसान रहेगी आप लोगों के लिए। तो भैया फिर से आपको नंबर ऑफ रोटेशन बताने, अल्फा दे दिया है और यहां पे स्टार्ट कर रहा है बेटा, स्टेशनरी व्हील है, यानी कि फिर से वही बातें, ओमेगा नॉट विल बी 0, फिर अल्फा विल बी 5.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक और चीज बेटा, ओमेगा की बात करें, सो ओमेगा विल बी 420 रेवोल्यूशंस, या जस्ट मैं कहूं इट्स विल बी 420 आरपीएम। अब आरपीएम से पहले आप किसको कन्वर्ट करोगे, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड्स में। सो इट इज गिवन बाय 420 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस। सो ओमेगा विल बी 7 आरपीएस। अब यार रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। सो ओमेगा विल बी बेसिकली 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। बेटा मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये 7 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड था। क्या है बेटा ये 7 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 7 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो इस 7 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड को मैंने क्या किया, रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, 2 पाई से मल्टीप्लाई करते 14 पाई बन जाता है यहां पे। अब मेरे पास अल्फा है, मेरे पास ओमेगा है, मेरे पास ओमेगा नॉट है, एंड आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। तो साहब यहां पे इक्वेशन लगती है ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू थीटा। सुनी हुई इक्वेशन है, देखी हुई इक्वेशन है बेटा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते थे हम इसको। ओमेगा की जगह बेटा इट विल बी 14 पाई का स्क्वायर, 14 पाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस का 2 इंटू 5.5 इंटू थीटा। बेटा 196 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 11 थीटा। 5.5 इंटू 2 करोगे बेटा 11 बनेगा। सो थीटा विल बी बेसिकली 196 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11। ये थीटा आ रहा है बेटा। ये सर रेडियन में आया, ये आंसर किस में आया, रेडियन में आया, पर मुझे तो रोटेशन चाहिए थे। रोटेशन, रेडियन से रोटेशन में जाना है तो 2 पाई से डिवाइड कर दो भाई। जैसे कि रोटेशन से रेडियन में आना था तो आपने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया। तो रेडियन से रोटेशन में जाना है तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। सो इट विल बी बेसिकली लाइक 196 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 पाई। यहां पे क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ रोटेशंस, एक पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से 9 और ये 8, 98 टाइम्स।
सो थीटा विल बी 98 पाई बाई 11, थीटा बनेगा बेटा 98 पाई अपॉन 11 रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशन आ रहा है बेटा ये। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा यहां पे हमारा आंसर मैच करता है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, पाई की जगह अगर मैं यहां पे लिखूं तो कितना लिखे? अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पे 98 दिख रहा है, थोड़ी सी मक्कारी करते हैं क्योंकि ऑप्शंस में अच्छा गैप दिख जाता है बेटा। 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद 35, एक गैप है ऑप्शंस में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम यहां पे क्या कर सकते हैं बेटा, काम आसान कर सकते हैं। कैसे? ये 98 दिख रहा है, अगर ये 99 होता तो फिर क्या लिखते बेटे इसको? सर 98 की जगह अगर 99 होता तो 11 9 सा 99। तो मैंने बोला भैया ठीक है लिख दो, वो 98 है, पर सोचो अगर 99 होता तो 11 9 सा 99 होता और वो कट जाता। तो ये बन गया 9 पाई। बेटा जी देखो क्या होता है, पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, तो चाहो तो आप 3 लिख लीजिए, नहीं तो चलो 3.14 लिख लीजिए। 9 4 36, 9 4 9 10 11 12 होते हैं, 9 3 27 28 हो गया बेटा। अब देखो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा आएगा, आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर से क्या है बेटा, थोड़ा सा वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि सर 98 की जगह आपने ज्यादा वैल्यू ले ली, 98 की जगह 99 लिया आपने, 98 की जगह 99 लेके सॉल्व करा, इसलिए आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर क्या है? 28, लेकिन आपका आंसर आ रहा है 28.26। क्यों? क्योंकि 98 की जगह 99 कंसीडर करके आपने सॉल्व किया था। तो जैसी गलती आप करोगे उस हिसाब से आपको आपका आंसर मिलेगा बेटा। गलती क्या की? 98 का वैल्यू मैंने 99 ले ली, यानी कि वैल्यू ज्यादा ले ली मैंने। ज्यादा वैल्यू लेने से जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा बेटा, यानी कि आंसर 28 था तो अपना आ रहा है 28.26। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन पे टिक ही लगाना था, तो 28 वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? क्लियर रहेगा क्वेश्चन सभी को? छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया? नोट किया सबने? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है, इन केस ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप वेयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। बेटा यहां पे 3 वेक्टर क्वांटिटीज हैं सेम टाइप की, तो किसमें रिजल्टेंट 0 नहीं होगा? किस वाले केस में रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। तो इन केस ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप वेयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा बेटा जिसमें रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है? तो आपको सोचना है, विचार करना है। तो भाई सोचो जरा क्या करें इसमें, ऐसा कौन सा वाला हो सकता है जिसमें रिजल्टेंट 0 ना बने? मैं क्या सोचा कि सर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ सम ऑफ 2 साइड्स विल बी द रिजल्टेंट विच इज गिवन बाय द थर्ड साइड। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ की जो 2 साइड होते हैं, इफ 2 साइड रिप्रेजेंट्स द ट्राइंगल ऑफ अ वेक्टर बेटा, है ना, ऐसे ही होता था। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ आप ये बात जानते हो कि इफ 2 साइड्स रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल A और B, then the resultant is given by the third closing side of the triangle in the opposite sense। भैया इनका सेंस इस डायरेक्शन का है, इसका सेंस अपोजिट हो गया, so this is basically your resultant। तो मैं बस इतना सा कहना चाहता हूं कि जो रिजल्टेंट है वो A प्लस बी के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, ये रिजल्टेंट A और A प्लस बी के बराबर भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये रिजल्टेंट इनसे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये रिजल्टेंट की वैल्यू इनसे कम आए तो फिर क्या होगा? So that will not be the resultant basically sir। वो रिजल्टेंट कैसे हो सकता है? फिर से सोच के देखो ना, ये रिजल्टेंट हमने कंसीडर किया, तो ये जो रिजल्टेंट होता है इसका वैल्यू आता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ये फॉर्मूला आपने जरूर सुना होगा बेटा। थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यहां पे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रिजल्टेंट की बेटा, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आपके पास आता है a प्लस बी, और ये तब मिलता है व्हेन यू हैव द थीटा टू बी 0 डिग्री। जब मैं बात करूं बेटा मिनिमम रिजल्टेंट की, तो मिनिमम रिजल्टेंट आपको मिलता है a माइनस का b, एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन यू हैव द थीटा टू बी 180 डिग्री। यानी कि जो ये रिजल्टेंट है वो
मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है बेटा, इट शुड बी इन बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा रिजल्टेंट जीरो कहां नहीं होगा सर? रिजल्टेंट जीरो वहां नहीं होता है जहां पे दो वेक्टर का जो सम है वो तीसरे से कम आ जाए। मेरी बात समझ लो, रिजल्टेंट जीरो कहां नहीं होता है? जहां पे दो वेक्टर्स का जो सम है वो तीसरे से कम आ जाए। जैसे कि यहां पे देख बेटा, दो वेक्टर्स का सम 20 आ रहा है जो कि 10 से ज्यादा होता है, हो सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो वेक्टर्स का सम 20 आ रहा है जो कि 20 के बराबर हो सकता है, यानी कि देख a प्लस बी 20, तो रिजल्टेंट a प्लस बी हो सकता है भाई। यहां पे 10 प्लस 20 किया 20, तो रिजल्टेंट भैया हो सकता है ना 10 प्लस 10 के बीच में भी। हाँ सर, तो यहां पे किसका जीरो नहीं होगा? इनका जीरो हो सकता है, इनका जीरो हो सकता है। बेटा यहां देख 10 प्लस 20 30 होता है, 30 30, ठीक है, रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। यहां पे रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अब कहानी यहां पे आती है बेटा, 10 प्लस 20, मतलब अगर मैं दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर दूं तो 30 आता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, और ये बोलता है कि रिजल्टेंट 40 होगा। ऐसा हो सकता है क्या बेटा? वो पूछ रहा है रिजल्टेंट कहां जीरो नहीं होगा। यहां पे अगर मैं 10 प्लस 20 कर दूं तो मुझे 30 मिलता है। 30 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। बेटा रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा। ये 30 और रिजल्टेंट भी 30 होगा, तो जीरो हो सकता है सर। 10 प्लस 10 करोगे बेटा तो 20 मिलेगा। 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, तो यहां पे भी जीरो हो सकता है। बेटा 10 प्लस 10 करोगे 20 मिलेगा, और जो रिजल्टेंट है बेटा इससे कम है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम से कम हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे कहानी में देखो बेटा कि यहां पे 10 प्लस 20 करोगे 30 आ रहा है, सो 30 इज बेसिकली लेस देन 10। देखो इसकी कहानी में हमें बहुत सॉर्टेड चीजें मिलती है कि सेम मैग्नीट्यूड की पिक्चर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। तो आपने चेक किया इसका वाला बेटा, तो ये 30 ही मिल रहा है, और ये 30 इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट जो कि 40 से कम है। मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट ही 30 है और आप बोल रहे हो रिजल्टेंट 40, हो सकता है सर? दो साइड का सम 30 आ रहा है और तीसरी साइड 40 है। दो साइड का सम 30 आ रहा है और तीसरी साइड बेटा 40 है। दो साइड्स का मैक्सिमम सम 30 आ रहा है और तीसरी साइड 40 है, हो सकता है सर? नहीं हो सकता है। तो बेटा रिजल्टेंट जीरो कहां नहीं मिलेगा? इस वाले में रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलता है हमेशा, क्योंकि यहां पे जो तीसरी साइड है वो रिजल्ट दोनों सम के मैक्सिमम से ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या है बेटा कि हमें रिजल्टेंट जीरो नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट सी तरीका बताता हूं, बेसिकली रिजल्टेंट जीरो कहां पे नहीं होगा। अगर ये जानना है तो आप कंसीडर करेंगे तीनों में से सबसे मिनिमम वाले वेक्टर्स, जो कि ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, है ना? तो अगर आपके पास ऐसी कहानी है तो आप मिनिमम वाले वेक्टर्स को देखिए, उनको जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ने से जो आंसर मिलता है वो तीसरे वाले वेक्टर से कम है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता बेटा, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ये कहानी कहां चलेगी? जब अलग अलग वेक्टर दे रखे 10 10 10 में तो भैया जीरो ही होता है रिजल्टेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद थोड़ी बातें समझ आ रही होगी, एक बार इसको छाप लीजिए फिर मैं और समझा दूंगा इसको। ठीक है भाई, तो कहानी थोड़ा सा समझ जाना। ये तो मैंने आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बातें बता दी है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे रिजल्टेंट जीरो किसका नहीं होगा आपको बस इस तरीके से समझना है। देखो ये एक जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, यहां आप इसको बस ऐसे समझो कि इन दोनों को, जो सबसे लीस्ट वैल्यूएबल जो अपने वेक्टर्स है या जो लीस्ट वैल्यू वाले जो हमारे पास ये क्वांटिटीज आती है, जैसे कि यहां पे हमने बोला वेक्टर की बात करी, तो मिनिमम वेक्टर्स को ऐड करो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू वाले वेक्टर्स हैं बेटा हमारे पास, यहां पे देखो 10 10 10 20 10 20, क्योंकि बाकी तो दूसरों से ज्यादा ही है बेटा। 30 ज्यादा होता है 20 से, 20 ज्यादा होता है 10 से, 40 ज्यादा होता है 20 से। तो हमने जो कंसीडर करे वो मिनिमम वैल्यू वाले वेक्टर्स को ऐड करो। अगर इनको ऐड करने से जो भी रिजल्टेंट मिलता है, इफ इट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर, then resultant is not zero। तो उस केस में रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा।
बट अगर ऐसा हुआ कि सर मिनिमम वैल्यू वाले वेक्टर्स को ऐड करने पे जो भी आंसर मिलता है वो ज्यादा हो जाए मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर से, तो उस केस में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा बेटा। जैसे कि यहां पे देखो 10 + 10 20, 20 ज्यादा होता है भैया 10 से, तो रिजल्टेंट यहां 0 हो सकता है, यहां का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ठीक है, यहां पे भी देखो 10 + 10 20, 20 20 के बराबर होता है, हो सकता है। 10 + 20 30, 30 30 हो सकता है, लेकिन यहां 10 + 20 किया 30, 30 40 से कम है, इसलिए इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा बेटा। मेरी बात समझ रहे होंगे शायद आप लोग, ठीक है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट है बेटा वो 0 नहीं हो सकता है। और इसको ऐसे भी पॉसिबिलिटी ले सकते हो ना, 10 + 20 इट्स द मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है 30 हो सकता है, लेकिन यहां पे रिजल्टेंट है 40, तो ये 0 नहीं कहलाएगा बेटा, ये 0 नहीं कहला सकता है। ठीक है, ये 0 नहीं कहला सकता है। लेकिन यहां देख बेटा 10 + 10 20, मैक्सिमम रिजल्टेंट 20 हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट 10 है। हाँ, यहां पे पॉसिबिलिटी है कि 0 रिजल्टेंट हो जाए, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 10 + 10 और 10 + 20 करने से 30 मिलता है, जो कि 40 से छोटा है। यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट 30 हो सकता है, लेकिन आपका रिजल्टेंट 40 है, पॉसिबल ही नहीं है सर, तो यहां पे रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो उसको। एनीवेज, ये आपको तरीका बता दिया है, बाकी सारी बातें तो आप समझ चुके हो, एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। बेटा जी अगला सवाल बोलता है द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द टू कॉन्करेंट फोर्स, दो फोर्सेस का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन का है और उनका मिनिमम रिजल्टेंट 4 न्यूटन का है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स, तो बड़ा वाला जो फोर्स है बेटा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको बताना है। तो दो फोर्सेस का बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता है ना तुम लोगों को, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दो फोर्सेस का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है बेटा, आपको भी पता है मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होता है वो तभी मिलता है जब दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। तो मैंने दो फोर्सेस मान लिए F1 और F2, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट तभी मिलेगा जब आप इनको डायरेक्टली ऐड कर दोगे। तो वो आ रहा है हमारे पास कितना 10। बेटा मिनिमम रिजल्टेंट आपको तब मिलता है जब आप इनको डायरेक्टली माइनस कर देते हो, तो मैंने माइनस किया F1 - F2 एंड इट कम्स आउट बी लाइक 4। तो जब F1 - F2 कर रहे हो तो समझ जाओ F1 इज द फोर्स हैविंग द लार्जर मैग्नीट्यूड। वैसे नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, आप सीधा क्या काम करोगे, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ऐड करने से क्या होगा F2 से F2 मर जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ F1 विल बी इज इक्वल्स टू 14। तो F1 की वैल्यू बनेगी बेटा कितनी, 7 न्यूटन की। ये पहला फोर्स मिला मुझे। सर दूसरा फोर्स भी निकाल लेते हैं। अब चाहो तो F1 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्व करने पे F2 मिलेगा बेटा आपको 3 न्यूटन का। F2 कितना मिलेगा आपको, 3 न्यूटन का। वो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स इज ऑफ 7 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स इज ऑफ 7 न्यूटन। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ये काम हमें पिछले क्वेश्चन से पता चला कि मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड करने से मिलता है, मिनिमम रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली माइनस करने से मिलता है। ये तो बात हम जानते ही थे, ठीक है, तो ये हमने यहां पे फाइंड किया। सिंपल थी बेटा बातें, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द रिजल्टेंट ऑफ विच पेयर कैन नॉट बी 4 न्यूटन। बेटा इनमें से किस पेयर का रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता है, इनमें से किस पेयर का, ये दो फोर्सेस के पेयर दे रखे बेटा आपको, इनमें से किसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता, रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता। सर देखिए मैं आपको बता दूं कि रिजल्टेंट जो होता है वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहता है। सर रिजल्टेंट जो होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है। तो रिजल्टेंट जो है 4 किसका नहीं होगा, तो मिनिमम मतलब कि दोनों वेक्टर को माइनस करने से मिलता है और मैक्सिमम दोनों वेक्टर्स को प्लस करने से मिलता है। तो बेटा यहां पे लिख दिया 4, रिजल्टेंट हमें कितना है 4। अब बेटा 2 - 2 करोगे तो 0 मिलता है और 2 + 2 करोगे तो 4 मिलता है। मतलब पहले ऑप्शन का तो रिजल्टेंट 4 हो सकता है। दूसरे ऑप्शन पे आओ भैया, 8 में से 3 माइनस करे 5 बनता है, ओहो, और ये बनता है 13, सॉरी 8 9 10 11 11। ये बहुत गलत बात बोल दी सर आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं बन सकता क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही 5 आ रही है।
8 और 3 का मिनिमम वैल्यू ही 5 आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं बन सकता। बाकी इसका देखो 6 माइनस 2 4 बन सकता है, 8 माइनस 4 4 बन सकता है फिर से। तो सिर्फ 3 न्यूटन और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं बन सकता, बाकी सबका रिजल्टेंट 4 न्यूटन बन सकता है। रिजल्टेंट में बेटा मिनिमम वैल्यू भी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है, तो इससे कभी परेशान मत होना। ये मत सोचना कि यार क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करें या फिर मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करें। तो ऐसी चीजों को लेकर परेशान नहीं होना अपने को। क्लियर रहेगी बेटा बात सबको? पक्का? बढ़े आगे, अगला सवाल देखें। आओ जी आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheel starting from the rest rotates with a uniform angular acceleration of 2 radian per second square. The number of rotations it performs in the 10th second. 10th second में कितने number of rotations ही perform करेगा ये आपको बताना है बेटा। दसवें सेकंड में जो रोटेशंस कर रहा है वो बताना है। ये कोई बॉडी है बेटा, t इक्वल्स टू 0 से शुरू हुई, t इक्वल्स टू 1 पे वो यहां पे पहुंची, t इक्वल्स टू 2 पे वो यहां पे पहुंची, फिर 3 पे यहां पे, 4 पे यहां पे, 5 पे यहां पे, 6 पे यहां पे, 7 पे यहां पे, 8 पे यहां पे, 9 पे यहां पे और 10th पे यहां पे। ठीक है, तो 3 सेकंड्स पे यहां पे आए, 4 सेकंड्स में यहां पे आए, 5 सेकंड्स में यहां पे आए, 6 सेकंड्स पे यहां पे आया, 7 सेकंड्स में पार्टिकल यहां पहुंचा, 8 सेकंड्स में पार्टिकल यहां पे पहुंचा, 9 सेकंड में पार्टिकल यहां पे पहुंचा और 10 सेकंड में पार्टिकल यहां पे पहुंचा। तो बेटा जी वो पूछ रहा है कि 10th सेकंड में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये आपको बताना है। ये 10वां सेकंड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड 10th सेकंड। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड, 9th सेकंड, 10th सेकंड। 10वां सेकंड ये कहलाता है। 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड्स के बीच का जो होता है दैट इज कॉल्ड 10th सेकंड। इस 10th सेकंड में कितना एंगल कवर किया है ये आपको बताना है बेटा। सर यहां पे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो यहां पे तो t इक्वल्स टू 0 पे तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 हो जाएगी। अल्फा दे रखा है सर हम लोगों को, इट इज ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम ना कर लूं मैं सर, क्या पहले तो कहानी को 9 सेकंड्स के लिए सॉल्व करता हूं। मान लीजिए भैया कि 9 सेकंड्स के लिए एंगल कवर किया गया θ9, 10 सेकंड्स के लिए जो एंगल कवर किया गया इट इज θ10। समझ लो बात को? 10 सेकंड्स के में जो एंगल कवर किया गया इट इज कॉल्ड θ10, 9 सेकंड्स में जो एंगल कवर किया गया इट इज कॉल्ड θ9। और अगर मैं θ10 में से θ9 को माइनस कर दूं तो क्या मुझे थीटा मिल जाएगा बेटा? ये सोच के देखो, ये थीटा पाने के लिए θ10 में से θ9 को माइनस कर सकते हैं। थीटा इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यार ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा 2 है, तो आप तो थीटा निकाल सकते हो हैं फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 10 सेकेंड्स के लिए बात करते हैं बेटा। सो θ10 कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट इंटू 10 प्लस हाफ अल्फा इंटू 10 का स्क्वायर। बेटा θ10 की वैल्यू निकालने के लिए गए, ओमेगा नॉट तो 0 था, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा बेटा। अल्फा की जगह 2 पुट कर देना, ये हो जाएगा 100 रेडियन। कितना हो गया बेटा? ये 100 रेडियन। यानी कि 10 सेकंड्स में जो एंगल कवर किया इट इज योर 100 रेडियन। अल्फा की जगह 2 पुट करे बेटा, 2 से 2 मर जाएगा, 10 का स्क्वायर अल्फा होता है। सिमिलरली फॉर द 9 सेकंड्स, फॉर 9 seconds θ9 can be written as half। बेटा मैं बार बार ये ओमेगा नॉट वाला टर्म नहीं लिखूंगा, ओमेगा नॉट 0, तो सीधा हाफ अल्फा इंटू 9 का स्क्वायर, यानी कि वो जाएगा 81 रेडियन। सो 10 सेकेंड में जो एंगल कवर करे हैं बेटा, 10 सेकेंड में जो एंगल कवर किया है इट इज 100 रेडियन। 9 सेकेंड्स में जो एंगल कवर किया वो है 81 रेडियन। एंड सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू θ10 माइनस का θ9, यानी कि 100 माइनस का 81 करना पड़ेगा बेटा। कितना बनता है ये? 19। अरे 19 बनता है। सो बेसिकली दिस इज 19 रेडियन, दिस इज बेसिकली 19 रेडियन। सर जी क्या बताऊं आपको कि कहानी तो रोटेशन की मांग रहे हैं, वो
उसको रोटेशन चाहिए, आपने एंगल फाइंड किया है, यानी कि जो आपने फाइंड किया है इट इज द एंगल कवर्ड इन द 10th सेकेंड, दिस इज एंगल कवर्ड इन 10th सेकेंड। 10वें सेकेंड में जो एंगल इसने कवर किया है वो है 19 रेडियन, पर मुझे तो रोटेशन चाहिए थे, तो भैया रेडियन से रोटेशन में जाने के लिए आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा रोटेशन में। सो आपने रेडियन से रोटेशन में जाना है, 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए बेटा। 19 डिवाइडेड बाय 6.28, 19 डिवाइडेड बाय 6.28 रोटेशंस, कितना बनेगा बेटा? 19 डिवाइडेड बाय 6.28, 6.3 कर दो इसको। अरे 6.28 का राउंड ऑफ कर दूं तो 19 डिवाइड बाय 6.3 यानी कि 190 डिवाइडेड बाय 63 है। डेसिमल हटा दो तो एक जीरो आ जाएगा यहां पे। यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, 63 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 6 3 18 होते हैं, तो 3 से करेंगे तो 189 बनेगा। बेटा कितना बनता है ये? एक बचता है, कोई खास फर्क नहीं आएगा इससे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर यहां पे 3 रोटेशंस आ रहा है, और यही आपका फाइनल आंसर भी है फॉर दिस क्वेश्चन। समझे बात को? क्या बोला कि भैया यहां से शुरू करे हो तो यहां से 9 सेकंड्स में कितना एंगल कवर करे? 81 रेडियन। 10 सेकंड में कितना एंगल कवर करे? 100 रेडियन। तो भैया 10वें सेकंड में कितना एंगल कवर करे? 19 रेडियन, है ना? 19 रेडियन इज द एंगल विच इज कवर्ड इन द 10th सेकंड। पर सर ये तो रेडियन में, मुझे तो नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए। 10वें सेकंड में कितने रोटेशन करें वो बताओ सर। 10वें सेकंड में कितना रोटेशन किया होगा ये बताना है मुझे। तो ये तो एंगल बताया आपने, भैया रेडियन से रोटेशन में जाना होता है तो 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। सॉल्व करते गए तो 3 रोटेशन, यानी कि इन द 10th सेकंड उसके 3 रोटेशन हुए हैं बेटा। ये तो चलो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया ताकि आपको फील आ जाए, लेकिन समझो 10वें सेकंड में 3 चक्कर काटे उसने, समझे? इन द 10th सेकंड हम बोल रहे हैं सर ये थीटा, सर यहां पे 19 रेडियन, ये 19 रेडियन इतना सा थोड़ी होगा। अरे 19 रेडियन इतना सा थोड़ी होगा भैया, ये बड़ा होगा एंगल, 19 रेडियन बड़ा एंगल होगा। लेकिन वो तो क्या है कि चलो आपको एक ही डायग्राम में बतानी है सारी बातें, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया छोटा सा। अब तुम खुद सोचो कि 10वें सेकंड में इन द 10th सेकंड 3 रोटेशन कंप्लीट कर चुका है वो अपने, तो 10th सेकंड में कितने रोटेशन करता है वो? 3 रोटेशंस करता है सर वो। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ये तो डायग्राम तो बस मैंने फील के लिए बता दिया आप लोगों को कि ये चीज कैसे निकालनी होती है, उसका है ये। बस ऐसे भावनाओं में मत लेके जाना, एक्चुअल में ये चीज नहीं होती है। ये तो 1 सेकंड में मैंने बस ये थी कि मूव कराया, 2 सेकंड में यहां तक मूव कराया, भैया वो एक्सेलरेटिंग है, हर बारी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और उसके नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ते जाएंगे हर बारी, समझ रहे हो? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन बेटा, और एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से हर बारी उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसके नंबर ऑफ रोटेशंस इंक्रीज होते जाएंगे यहां पे, ठीक है? तो इसको कंसीडर करिएगा सभी लोग। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। समझते हो बात को? कोई शक तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ सकते हैं आगे? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द स्पीड v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन। बेटा यहां पे स्पीड दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ द पोजिशन। यहां पे सारी क्वांटिटीज जो है सीजीएस यूनिट में है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर में कहानी चलेगी। तो आपको v स्क्वायर दे रखा है एज 108 माइनस का 9x का स्क्वायर, ठीक है? तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा इसका, ठीक है? तो स्पीड दे रखी है। पहली बात बोलता है मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा।
चलो देखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बेटा मैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2v dv बाई dx, ये हो जाएगा कांस्टेंट है 0 माइनस का 18x। सही है बेटा, v dv बाई dx को एक्सेलरेशन कहते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 18x, सो a इज इक्वल्स टू माइनस का 9x। a इज इक्वल्स टू माइनस का 9x। ठीक है, अब यहां पे एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा होगा, आपको एक्सेलरेशन दिख रहा होगा पोजीशन ऑफ फंक्शन। आपको ये जो एक्सेलरेशन है बेटा वो पोजीशन ऑफ फंक्शन दिख रहा है, यानी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो बोल रहा था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नहीं है भैया, एक्सेलरेशन पोजीशन ऑफ फंक्शन है। अच्छा, ये कितने लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डीएक्स भी कहते हैं? ये तो पता होगा बेटा, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी कहते हैं। अगर दोनों ऊपर नीचे मैंने डीएक्स से मल्टीप्लाई और डीएक्स से डिवाइड कर दिया तो आपकी इक्वेशन बनती है a इक्वल्स टू, बेटा डीएक्स बाई डी टी को एक साथ लिख लो और यहां से dv बाई dx को एक साथ लिख लो। dx बाई dt वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखा जा सकता है, ये बात आपको पता होती है। तो यही काम मैंने वहां पे भी किया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है। सेकंड बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट 3 सेंटीमीटर इज 27 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बेटा दिस इज इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन, यहां पे माइनस का साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शो करता है दैट एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन, एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। एक्स जिस डायरेक्शन में, यानी कि पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में। यानी कि अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस का साइन ये बताता है बेटा। ठीक है साहब, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा जी, सीधा सीधा आप 9x लिख सकते हो इसको। बेटा x की जगह जब 3 सेंटीमीटर पुट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या 27 नहीं आएगा क्या? सोच के देख बेटा, x की जगह जब हम 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 27 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, सही ऑप्शन है। अब अगला ऑप्शन बोलते हैं मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। अब देखो भाई a इक्वल्स टू माइनस का 9x जो है, a इज इक्वल्स टू माइनस का 9x जो है बेटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना? ये कंडीशन है बेटा, कंडीशन फॉर एसएचएम होती है। ठीक है, बेटा ये कंडीशन होती है एसएचएम की, a शुड बी इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो वैसे ही फीलिंग यहां पे आ रही है आपको, a इक्वल्स टू माइनस का 9x, a इक्वल्स टू माइनस का 9x, फील आ रहा है वैसा? सब फील तो आ रहा है। एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का मतलब होता है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, परेशान मत हो, इसको हम क्लास 11th में आगे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th का ही टॉपिक है बेटा, ऑसिलेशंस का पार्ट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां देखने को मिलता है? आपने घड़ी देखी होगी, पेंडुलम में बेटा टिकटॉक टिकटॉक ऑसिलेट करता है वो। तो पेंडुलम जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट वर्जन होता है, सिंपलेस्ट वर्जन मतलब एक ऐसे बस, है ना, दिस इज कॉल्ड एसएचएम। छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें, इसको एसएचएम कहते हैं। तो बेसिकली एसएचएम जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो पता है तुम्हें, ये वाली बात जानते हो, ऑसिलेट करता है। सो ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके लिए ये कंडीशन होती है बेटा। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन, इस फॉर्मेट की इक्वेशन देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना वो एसएचएम है बेटा। तो यहां पे भी मुझे ऐसी इक्वेशन देखने को मिली, यानी कि मैं समझूंगा कि ये एसएचएम तो है, लेकिन उसने सिर्फ ऐसा नहीं बोला है। ये बात मैं एग्री करता हूं कि दिस इज एसएचएम, यहां पे पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा, लेकिन
उसने बोला है मोशन जो है एस एच एम होगा अबाउट एक्स इक्वल्स टू √12 मीटर, एक्स इक्वल्स टू √12 मीटर के अबाउट, यानी कि एस एच एम तो करेगा लेकिन अबाउट एक्स इक्वल्स टू √12 मीटर। देखो भाई एस एच एम करते समय अगर एक पार्टिकल को देखा जाए तो पार्टिकल पहले इधर जाता है फिर पार्टिकल इधर जाता है, यही होता है बेटा। पेंडुलम को भी तो देखो, इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया। तो ये जो बीच में जगह रहती है बेटा इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसको कहेंगे क्या, मीन पोजीशन। जस्ट थोड़ा सा नॉलेज वाला पॉइंट है बेटा, इसलिए आप कंसीडर कर लीजिए। पार्टिकल कहां तक जाता है, यहां तक जाता है बेटा, और यहां से पार्टिकल फिर वापस आ जाता है, तो इसको कहते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। इसको कहेंगे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। वैसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे भी होता है बेटा, वैसा ही एक एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे भी होता है। तो आप देख रहे हो पार्टिकल क्या कर रहा है, सब मीन पोजीशन से चलता है, मीन पोजीशन से चलता है, इधर जाता है फिर इधर आता है फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, ऑसिलेशन ही हो रहा है बेटा, ये इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, है ना, तो ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन उसने जो बोला उसके हिसाब से x इक्वल्स टू √12 मीटर के अबाउट वो एसएचएम कर रहा है, यानी कि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू √12 होनी चाहिए बेटा। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू √12 पे एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। हो सकता है क्या बेटा? भाई मीन पोजीशन पे x की वैल्यू √12 कहना चाहते हैं भाई साहब, ये कहना चाहते हैं कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेकिन अबाउट x इक्वल्स टू √12 मीटर। तो भैया जब x इक्वल्स टू √12 बोलता है तो बोलता है कि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू √12 होनी चाहिए। और बेटा मीन पोजीशन पे हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इस टाइम पे। एक्सेलरेशन बेटा कितना होता है, 0 होता है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट द मीन पोजीशन। तो आप खुद सोचो इस इक्वेशन में x की जगह जब मैं √12 लिखूंगा तो क्या एक्सेलरेशन 0 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो भैया एसएचएम तो है लेकिन इट्स नॉट अबाउट x इक्वल्स टू √12 मीटर, तो ये गलत बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पोजिशन इज 4 सेंटीमीटर। बेटा एक बात बताओ, पार्टिकल जब चलने गया तो मीन पोजीशन पे हम जनरली x इक्वल्स टू 0 को लेते हैं बेटा। मैं आपको बता दूं तो देखो x को 0 पुट करो, यहां पे x 0 करने से एक्सेलरेशन 0 होता है, तो मीन पोजीशन पे हम x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, इसलिए ये वाला कंसीडर नहीं किया गया था इसको, इसलिए इसको हमने कंसीडर नहीं किया था। अब यहां से पार्टिकल यहां जाएगा बेटा, क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुक गया? सोचो यहां से यहां गया, यहां रुक के अब वापस आया, मतलब कि इससे आगे नहीं जा रहा, मतलब यहां से लेके यहां तक चलना, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यही क्या है बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक अगर वो जाता है वही हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसको एक नाम दिया जाता है बेटा एम्पलीट्यूड ए, इसको नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, इसका नाम दिया गया एम्पलीट्यूड ए। अब ये एम्पलीट्यूड ए कितना होगा? यहां पे इन्होंने बोला है एम्पलीट्यूड जो है वो 4 होना चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इक्वेशन है आपके पास बेटा, ये इक्वेशन है आपके पास, है ना। अब आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बातें करनी है तो यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन्होंने बोला ए, यानी एम्पलीट्यूड जो कि 4 सेंटीमीटर ये लोग कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए होती फिर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है बेटा? इक्वेशन वगैरह चाहिए होती है। इक्वेशन बनती है ए साइन ओमेगा टी करके, या फिर अगर हम कहें तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आएगी 3, ओमेगा की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना भाई। कंपेयर करा दोनों का आपस में, दोनों का आपस में कंपेयर करा तो ओमेगा का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर 9 था, ओमेगा का वैल्यू 3, सो 2π/t कर लेंगे, 2π/t, पर उससे मजा नहीं आएगा, है ना। एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड कर इसका? यार मैं क्या सोच रहा हूं कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं तो यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है, और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा।
अब ये बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार अपना इस तरफ से एम्पलीट्यूड फाइंड करता हूं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अभी जिसको एसएचएम के बारे में ज्ञान नहीं है वो बस देखते जाओ, सीखते जाओ, जैसे अगर चैप्टर पढ़ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा। ये मीन पोजीशन है जहां पे एक्स को 0 लिया जाता है बेटा, जिससे कि एक्सेलरेशन यहां पे 0 मिल सके। ठीक है, अब सुनो बेटा, क्या होता है कि जैसे ही आप यहां से यहां जाते हो, यानी कि मीन पोजीशन से जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो, तो पार्टिकल इससे आगे नहीं जाता, पार्टिकल यहां से वापस मुड़ता है। यानी कि ऐसी कहानी है, मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूं इस टाइम पे, मैं चला यहां पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गया बेटा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं रुक गया हूं, अब यहां पे मैं घूमूंगा और अब मैं इधर चलूंगा फिर से मीन पोजीशन पे। अब मैं इधर चला, ये आ गया एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से मैं रुक गया यहां पे, मैं घूमूंगा, फिर से मैं चलूंगा मीन पोजीशन, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं रुक रहा हूं, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होने वाली है। और भैया क्योंकि ये कहानी 1 डायमेंशन की बोल दी इन्होंने, है ना, यहां पहले बोल चुके हैं मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे चलना है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है बेटा। अरे वेलोसिटी 0 तो क्या v स्क्वायर 0 नहीं होता है वहां पे? अरे अगर वेलोसिटी 0 तो v स्क्वायर भी 0 हो जाएगा भैया। v स्क्वायर कितना है? 108 माइनस का 9x स्क्वायर, तो v स्क्वायर है 108 माइनस का 9x का स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए बेटा। जब v 0 होगा तो x यहां पे a के बराबर हो जाएगा, x जो है यहां पे एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो जब आप v को 0 करोगे तो x की जगह a लिखना पड़ेगा, एट x इक्वल्स टू a, v इक्वल्स टू 0। समझ लो बेटा, जैसे x इक्वल्स टू 0 से यहां पे गए, आपको मिला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यानी कि इस जगह पे x का वैल्यू जो होगा वो होगा a। तो यानी कि जब x का वैल्यू a होगा तो v उस टाइम पे 0 होगा। तो देख लो भाई, तो जैसे v को 0 किया यहां पे 108 माइनस का 9a स्क्वायर, तो यहां पे this can be written as that 9a square should be equals to 108। तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर कितना? 12, और a हो जाएगा बेटा कितना? अंडर रूट ऑफ 12, जो कि 4 तो नहीं होता भाई। एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 12, जो कि 4 नहीं होता। ये बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड 4 होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 4 होना चाहिए, गलत बात। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एसएचएम आप समझोगे, धीरे धीरे आगे चल के चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको परेशान बिल्कुल भी मत होना। बट हाँ, ये थोड़ा बहुत ज्ञान वाली बातें हैं, तो अगर आप कंसीडर करोगे तो आपके लिए ही फायदा होगा इसमें। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, राइट फ्रॉम हियर सारी बातें आपको समझा दी है, सारे ऑप्शंस मैंने समझा दिए इसमें। इक्वेशन वगैरह लिख लो जल्दी से, लिखा सबने? क्लियर है बेटा ये सारी बातें? ये एसएचएम की कहानी समझाई है यहां पे, एक बार देख लेना इसको। हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड sprinkles water all around it. If the speed of the water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet. बेटा यहां पे एक वाटर फाउंटेन है जो कि ग्राउंड पे लगाया गया है, जो कि पानी को स्प्रिंकल कर रहा है all around it. If the speed of the water coming out of the fountain is v, then the total area the fountain that get wet is. बेटा तो ये फाउंटेन से कितना इलाका गीला होगा? मान लो यहां पे वो फाउंटेन ऐसे वाला लगाया जाता है बेटा, यहां पे आपने फाउंटेन लगाया तो इससे पानी निकला है, यहां पे ये फाउंटेन से पानी निकला है यहां पे, है ना। तो बेसिकली यहां पे जैसे ही जमीन पे पानी गिरता है तो आप देख रहे हो जमीन पे एक सर्कल बना लिया जाएगा यहां पे, है ना। जमीन पे यहां पे बेसिकली एक सर्कल बन जाएगा बेटा, क्योंकि फाउंटेन से पानी चारों डायरेक्शन में जाएगा, चारों डायरेक्शन में जाने की वजह से यहां पे एक सर्कल बन जाएगा बेटा, जिसको ये वेट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये फाउंटेन चारों डायरेक्शंस में आ रहा है, इधर भी गिरेगा पानी, इधर भी गिरेगा पानी, इधर भी गिरेगा पानी, इधर भी गिरेगा पानी, और ऐसे ही पीछे की साइड भी। तो बेसिकली एक सर्कल कवर कर रहा है यहां पे। तो यहां पे ये जो पानी निकल रहा है वो v स्पीड से निकल रहा है, तो आपको बताना है कि कितना एरिया ये कवर करता है। तो पहली बात तो अगर यहां पे आप फाउंटेन लगा दीजिए, यहां पे बीच में फाउंटेन लगा है तो इसके चारों तरफ आपने देखा है पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, यानी कि एक चारों तरफ एक सर्कल बनता है पूरा, है ना। तो पहली चीज, जो इलाका गीला हो रहा है इट फॉर्म्स अ सर्कल बेटा, जो एरिया वेट हो रहा है वो सर्कल फॉर्म कर रहा है।
तो जो एरिया वेट होता है इट फॉर्म्स अ सर्कल। और भाई साहब अगर वो एरिया एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया आपको पता है इट इज पाई इंटू आर का स्क्वायर। बेटा आर क्या कहलाएगा यहां पे सर, आर इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन वही आर यहां पे मैक्सिमम रेंज कहलाती है। रेंज नहीं मैक्सिमम रेंज। क्योंकि फाउंटेन को खूबसूरत बनाना है तो ऐसा कोशिश करो कि भैया पानी दूर तक गिरे, एकदम बढ़िया मस्त इलाका कवर करे उससे। भाई साहब आप जब फाउंटेन बना रहे हो तो ऐसा फाउंटेन बनाओ जिससे पानी ज्यादा बढ़िया शानदार तरीके से गिरे दूर तक जाके। तो हमने बोला कि भैया फाउंटेन से जो पानी गिर रहा है उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज पे बात करते हैं हम लोग यहां पे। तो बेटा रेंज की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है। आप समझते हो आर जो कि रेडियस होता था बेटा, यही हमारा मैक्सिमम रेंज भी है। तो बेटा जी मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कितना होता है, इट इज बेसिकली यू स्क्वायर बाय जी। ये मैक्सिमम रेंज मिलता है व्हेन यू हैव थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। याद आ रहा है कुछ? रेंज का फॉर्मूला रखते था बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो थीटा को 45 डिग्री पुट करो, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी मिलेगी। तो साहब यहां पे एरिया इज गिवन बाय पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर पाई इंटू वी स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर। सो बेसिकली इट इज पाई वी का पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। सो पाई v का पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर्स बेटा फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई है, इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्लियर है ये बात सबको? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ फोर्स ऑफ 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी। व्हाट विल बी द मास? बेटा यहां पे मास कितना? अरे है सर फोर्स आप देख रहे हो 3 डायमेंशनल फोर्स दे दिया यहां पे, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली क्या जरूरत है। वो पूछ रहे हैं मास। सर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और बेटा यहां से न्यूटन अंकल के सेकंड लॉ से आप बचपन में पढ़ते थे F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब सुनो ना, फोर्स तो सर वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है, चलो एक्सेलरेशन की जगह 1 लिख देंगे, लेकिन फोर्स तो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है। तो आपको पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहां पे आप वेक्टर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो फोर्स भी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। तो वेक्टर का वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते भाई। वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, वेक्टर वेक्टर का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर वेक्टर का डिवीजन नहीं हो सकता। तो ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में मत करिएगा इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका भी मैग्नीट्यूड। ये सही है, ठीक है, क्योंकि मास एक स्केलर है तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करके आंसर स्केलर चाहिए, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड से डील करना पड़ेगा मुझे। तो सर फोर्स का जो वेक्टर दे रखा है इट इज बेसिकली योर 6 आई कैप प्लस 8 माइनस का 8 जे कैप प्लस का 10 के कैप होता है। और जब मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लूं यहां पे, सो द मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर बेटा 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। सॉल्व करने पे अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100, सॉल्व करने पे इट विल बी अंडर रूट ऑफ 200 यानी कि 10 अंडर रूट ऑफ 2। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये मैग्नीट्यूड आपको पुट करना पड़ेगा यहां पे, पुट करा 10 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 10 अंडर रूट ऑफ 2 kg। दिस इज द मास, ऑप्शन सी है ना, सिंपल अप्रोच। ध्यान रखना वेक्टर वेक्टर का डिवाइड नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं वेक्टर वेक्टर डिवाइड कर दूं, बहुत गलत सोच है बेटा। और दूसरी बात, मास बीइंग अ स्केलर, इन दोनों को डिवाइड करके आपको स्केलर चाहिए, स्केलर क्वांटिटी चाहिए, यानी कि आपको इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, अगला सवाल।
If the angle of projection is 60 degree, the height of the projectile when it has traveled a distance of 3r by 4 is, r is the range बेटा। यानी कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो जाता है तो आपको हाइट बतानी है when it travels a distance of 3r by 4 where r is the range। कैसे सॉल्व करें इसको, क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए, सोचो, विचार किया कुछ, विचार किया कुछ, और विचार करने के बाद हमने जो सोचा वो ये है कि साहिब आपको याद हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज किया जाता था, क्योंकि देखो यहां पे मैक्सिमम हाइट की बातें नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ हाइट पूछ रहा है, वो मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा बेटा, हाइट पूछ रहा है, यानी कि वो वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और उसने यहां पे डिस्टेंस बताई है 3r/4, इट्स नॉट रेंज, इट्स द डिस्टेंस यानी कि x। तो जब पार्टिकल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया बेटा, इट गोज लाइक दिस, जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3r/4 यानी कि जब वो यहां से यहां तक आया तो उस टाइम पे पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो ये हाइट पूछ रहा है आपसे कितनी होती है। जब उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हाइट बताओ कितनी है, इट्स नॉट मैक्सिमम हाइट, इट इज नॉट मैक्सिमम हाइट। तो बेसिकली आपसे वो क्या पूछ रहा है बेटा, ये वाली हाइट पूछ रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हम यूज करते हैं, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जब हमने यूज किया तो बोला y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये होती है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। y बोले तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि हाइट है, y बोले तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि हाइट है, x बोले तो 3r/4, बस पुट कीजिए, थीटा 60 डिग्री पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो यहां से y इज इक्वल्स टू x की जगह बेटा 3r/4 लिख रहा हूं मैं, थीटा की जगह 60 डिग्री, सो tan ऑफ 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री, 1 माइनस x की जगह 3r/4, और अपॉन में r चल रहा था बेटा, अपॉन में r चल रहा था वो लिख दिया हूं पे, r से तो r खत्म, सो y इज इक्वल्स टू 3r/4, tan 60 बेटा अंडर रूट ऑफ 3 होता है, और यहां पे कहानी 1 माइनस 3/4 की बनेगी। 1 माइनस 3/4 1/4 होता है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा सो यू विल गेट द आंसर टू बी 3 अंडर रूट ऑफ 3 r डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 4 4 16 होते हैं, और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन ए में मिलेगा। क्लियर रहेगी बात सबको, कोई शक तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं इस सवाल में, और अगर कोई समस्या, कोई शक, कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम इसको खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो होगी सारी बातें, नोट कर लिया होगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और समाप्त करते हैं हमारे आज के इस धांसू से सेशन को। सो उम्मीद करता हूं ये जो सवाल मैंने आपको कराए हैं ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी बेटा जी अगर कोई समस्या, कोई परेशानी लगती है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आपकी समस्याओं का समाधान हम लोग दे सके, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को दोबारा देखना है तो बेटर रहेगा कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे जाइए, क्योंकि वहां पे सारी वीडियोस हमने प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज करके रख दी है, और ये सारी वीडियोस आप फ्री में देख सकते हैं, जितने बार देखना है देखिए, कोई नहीं रोकेगा। इवन मैं तो बोलता हूं अपने दोस्तों तक भी वीडियोस पहुंचा दो, उनको भी बोल दो कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 11th के लिए एक धमाकेदार चीजें शुरू हो चुकी है, जिसमें एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ कवर करवाया जाएगा। तो भाई साहब अगर आप भी क्लास 11th में हो और अगर फिजिक्स में समस्या आ रही है तो भैया आशीष सर है ना, आके ज्वाइन करो, ठीक है। तो भाई इतनी ही कहानी आज के अमेजिंग सेशन की, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक और नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।